वी क्लासेस के अंदर आज अपन फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या यूं को विद्युत ये फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए आपके पास कोई भी एक बंद क्षेत्र है, एनक्लोज एरिया है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, ये ई। तो किसी बंद क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। शर्त ये होनी चाहिए, ये लंबवत होनी चाहिए, सतह के लंबवत होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसकी पूरी डेफिनेशन देखें तो ये हो सकता है किसी बंद पृष्ठ के सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या यूं कहो कि किसी एनक्लोज्ड एरिया में नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको लिखते किससे, फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, फाई से। फाई, और अगर अपने पास ई है तो यहाँ पे क्या लगा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे ई का मतलब ये आपके पास ई वेक्टर है और ये जो है ना ये एस वेक्टर है। क्या है, एस। एस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, ये सॉरी ये सतह है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये होता है ई डॉट एस वेक्टर, ई डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहाँ पे ई क्या है, वेर ई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एस वेक्टर है वो है एरिया वेक्टर, ठीक है। ये दो ध्यान रखना। अगर इसको ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ई एस कोस थीटा मिलेगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ई एस कोस थीटा, ए डॉट भी आता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये नॉर्मल न रह के कुछ एंगल बनाती है सरफेस से, आपके पास कोई भी एक एनक्लोज्ड एरिया है और इससे है एक स्मॉल सेगमेंट अल्पांश लेते हैं और वो लेते हैं अपन डी एस। इससे पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये इससे थीटा कोण पर है डी एस, तो ये थीटा कोण हो गया। तो अगर इसकी देखे जाए तो यहाँ पे जो मिलेगा इसके कारण डी एस क्या है, स्मॉल सेगमेंट है, तो स्मॉल सेगमेंट के कारण मिलेगा फ्लक्स मिलेगा, वो भी स्मॉल मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पे डी फाई ई आएगा और वो कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एस वेक्टर। जैसे ही आप हटाओगे इसको, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा डी फाई ई आएगा और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा तो ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लगाते हैं ऐसे, ऐसे का मतलब क्लोज हो गया, या ऐसे नहीं लगा के आप सीधा एस लगा सकते हो। तो यहाँ पे फाई ई मिलेगा तो वो कितना मिल जाएगा आपको, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एस लगा दिया, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ये इसका इतना हो गया। अगर इसके अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट देखो, यूनिट निकालने का सबसे सिंपल तरीका फाई ई इक्वल्स टू क्या बताया था आपको, ई ए बताया था, ठीक है, ई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। एरिया का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो गया एस आई जो यूनिट है वो आ गई आपके पास कितनी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर और होती है वोल्ट मीटर होती है, दोनों एक ही है, ठीक है। अगर आपको चाहिए डायमेंशन, चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे न्यूटन की क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे कूलम है तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब आप लिख दो सही तरीके से, तो M1 L3, T ऊपर जाएगा तो T माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो
A-1 हो जाएगा। ये इसकी यूनिट हो गई, सॉरी डायमेंशन हो गई। अब देखो केस बनते हैं, सिंस वी नो दैट जो आपके पास आया है डी फाई या फाई ई है, डी फाई कर लेता हूँ मैं, डी फाई ई इक्वल्स टू कितना है, या यूँ को फाई ई इक्वल्स टू कितना है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको डॉट को हटाओगे तो क्या आएगा, ई ए कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ई ए कर दिया चाहे एस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब देखिए फाई ई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा है ना, अपने पास केस नंबर फर्स्ट है, इसमें कहता है कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कितनी है 0 डिग्री, 0 डिग्री है तो इसमें रखोगे तो फाई ई की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ई ए मिलेगा, कितना मिलेगा, ई ए मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा है केस नंबर 2 है, थीटा की वैल्यू इसकी थीटा की वैल्यू है वो है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 की 0, तो ये मिल जाएगा आपको 0। केस नंबर 3 है, वो ये है कि थीटा की वैल्यू अगर 180 हो तो कितना मिलेगा, फाई ई इक्वल्स टू ये माइनस का ई ए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो ये तो हो गई इसके केस के बारे में बात। ठीक है, देखिए अगर कोई भी सरफेस है, एन एनक्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर ये होता है कि जो पासिंग होते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स होता है, आउटवर्ड फ्लक्स होता है ना, जो बाहर की ओर जाता है, निर्गत फ्लक्स बोलते हैं उसको, निर्गत फ्लक्स है वो हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, और जो इनपुट होता है या इनवर्ड मतलब निवेशी, वो हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ये याद रखना। एक ये है, अगर मान लीजिए आपके पास, पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एक समान या यूनिफॉर्मली कोई मेटल का ये कंडक्टर है, उससे जो पासिंग फ्लक्स होगा वो जितना जाने वाला है उतना ही आने वाला होगा, तो उस पर जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और तो अपन यूँ कहेंगे, फॉर यूनिफॉर्म कंडक्टर, एक समान चालक के अंदर क्या होता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि यहाँ पे फाई आउटपुट और जो इनपुट होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, तो मिलेगा क्या आपको, 0 मिल जाएगा। ये याद रखना। थर्ड ये है, अच्छा अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बात करते हैं कोई चार्ज वगैरह की, या बाहर चार्ज रखा गया है, इसके बाहर होगा, ये सरफेस होगी, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो खाली आपके एनक्लोज एरिया होगा ना, उससे जो पासिंग होता है ना, वही ध्यान में दिया जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। ये क्या होता है, सतत आवेश वितरण क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मेटल कंडक्टर या कंडक्टिंग सरफेस है, चालक सतह है, तो वहाँ पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका एक समान रूप से वितरण, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। किसी भी मेटेलिक सरफेस पर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये भी 3 टाइप का होता है। ये 3 टाइप का कैसे होगा, एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका होता है लीनियर का मतलब रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए यहाँ पे लीनियर या रेखीय दिया हुआ है ना, इसका मतलब कोई भी एक लाइन के अलोंग चार्ज का एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण, ये क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी एक लाइन के अलोंग या कंडक्टिंग वायर के अलोंग चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो दूसरा होता है वो ये होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, सतह आवेश वितरण। तो इसका मतलब ये हो गया, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, उसके एरिया पर
उसके एरिया पर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी सतह पर आवेश का एक समान रूप से वितरण, वो क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो यहाँ पे कोई सी भी एक सतह या फिर सरफेस ले ली जिसमें चार्ज है वो यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से है, तो उसको क्या बोलेंगे? सतह आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण या फिर वॉल्यूम बोलते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आयतन आवेश वितरण, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम चार्ज का मतलब किसी भी कंडक्टिंग जो होता है कंडक्टिंग मटेरियल है या सब्सटेंस है, तो उसके आयतन या वॉल्यूम के अंदर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये तीन टाइप के तो हो गए, क्या हो गए आपके? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, नया टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आपके पास कोई एक वायर है, इसके अंदर क्या है? ऐसे चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके पास यहाँ पे पूरी लेंथ कितनी होगी? एल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अपन क्या करते हैं? एक सेगमेंट काटते हैं, सेगमेंट स्मॉल सेगमेंट डीएल, मतलब अल्पांश काटते हैं, वो डीएल लेते हैं। और इस पे जो टोटल चार्ज था वो क्यू था, लेकिन इस पे जो चार्ज होता है वो कितना लिया हुआ है? डी क्यू लिया हुआ है। तो इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसको लिखते हैं अपन, किससे लिखते हैं? लेमडा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लेमडा से। इसका मतलब ये हो गया यूनिट पर लेंथ के अंदर जितना चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं अपन? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब दोबारा समझो आप कि किसी भी यूनिट लेंथ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे यूनिट का मतलब हमेशा अपॉन में आता है। तो किस पे? डीएल पे। कौन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज हो रहा है। चार्ज कितना है यहाँ पे? डी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीएल हो गया। अगर इसकी यूनिट देखो तो कितनी हो जाएगी? यूनिट इसका क्या होता है? चार्ज का होता है कूलम, और इसका क्या होता है? मीटर होता है। तो कूलम पर मीटर हो गया। यहाँ पे बात रहती है कि भाई इसको देखा जाए कि याद करने का तरीका या इसके डेफिनेशन की, तो इस फॉर्मूले को ज़्यादातर पढ़ो आप। तो यहाँ पे डी एल अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगी? यूनिट लेंथ हो जाएगी। चार्ज ऊपर है तो मतलब इसका क्या हो गया? यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अगर पूरे के लिए चाहिए तो यहाँ पे डी को हटा देना, तो क्यू अपॉन एल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी सरफेस के लिए, मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है एस और इसके अंदर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है, और इसमें से छोटा सा सेगमेंट काट लिया, वो ds काट लिया, और इसमें जो चार्ज थे वो कितना था? dq। तो इसको लिखते हैं किससे? सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू वही बात, यूनिट सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिट का मतलब यहाँ पे ds के लिए बात करते हैं तो ये अपॉन में ds हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की, तो ये चार्ज ऊपर आ जाएगा। तो पर इसमें यूनिट सरफेस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी करें। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करते हैं यूनिट की, तो ये इसका क्या होता है? कूलम होता है, अपॉन क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर तीसरी बारी आती है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व है, इसका मतलब यहाँ पे एक कोई भी मेटेलिक सरफेस या फिर सरफेस तो क्या कहेंगे, मटेरियल लेते हैं, इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। तो इसका टोटल वॉल्यूम V था, तो अपन ने एक छोटा सा क्या किया, सेगमेंट ले लिया, इसमें कितना है dV और चार्ज कितना है यहाँ पे dQ। तो इसको लिखते हैं रो से, लिखते हैं क्या लिखते हैं? रो से। रो इक्वल्स टू होता है dQ अपॉन में dV। तो इसकी आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर आप इसकी यूनिट की बारे में बात करते हो, यूनिट क्या होता है? कूलम, और इसका कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। सॉरी, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है गाउस लॉ, गाउस का नियम।
अब गाउस का नियम क्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन आएगी, इस पूरे चैप्टर के अंदर यही होगा, ठीक है। अब ये गाउस लॉ या फिर गाउस का नियम है क्या, क्या कहता है क्या नहीं, ये भी फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये बात करते हैं किसी भी एनक्लोज्ड या फिर बंद पृष्ठ से जो जितना पास आउट हो रहा है फ्लक्स, वो किसकी वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं, कितनी वैल्यू होगी कितनी नहीं होगी। तो इसने ये बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एनक्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जा रहा है, और यहाँ पे इसका जो चार्ज है वो कितना दे रखा है, Q दे रखा है, कितना दे रखा है Q, और यहाँ से जो पासिंग फ्लक्स है वो कितना ले लिया अपन ने, फाई ले लिया। तो इसने बोला कि किसी भी एनक्लोज सरफेस पे, किसी भी एनक्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उस एनक्लोज सरफेस के टोटल चार्ज, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज, इसका मतलब समीशन Q ले दिया, एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इससे मल्टीप्लाई करना है 1/ε0 से, इसके इक्वल होगा। तो अब देखिए दोबारा सुनिए आप, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होती है। उसके बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होती है, या यूं कहो कि द टोटल पासिंग फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज्ड एरिया इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन इट एंड प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज एंड 1/ε0, दैट इज कॉल्ड गाउस लॉ, गाउस का नियम। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे फाई को आप इस तरह से लिख सकते हो, समीशन Q/ε0। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहाँ पे E लगाता हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे Q खाली एक चार्ज दिया हुआ है तो खाली Q मिलेगा, अगर बहुत सारे चार्ज है तो उससे आपको क्या करना है, ऐड करके इसके अपॉन में करना है, ठीक है। हाँ देखिए, आप क्या आपने ये चीज पढ़ी थी, φ=E.ds, अभी अपन ने किया था। तो ये भी देखो, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देन अपन ये क्या कह सकते हैं कि जो φE की वैल्यू होती है वो समीशन Q/ε0 या फिर कितनी हो सकती है, E.ds वेक्टर, और यहाँ पे क्या होता है, S होता है, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स का हो जाएगा। इसमें कुछ बातें होती है, या यूं को कुछ सम फैक्ट्स ऑफ गाउस लॉ। इसमें क्या क्या है, पहला ये होता है, यहाँ पे समीशन Q है वो क्या करता है, किसको शो करता है, शो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो एनक्लोज्ड सरफेस होती है उसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं। जो एनक्लोज सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं, गाउसियन सरफेस कहते हैं, गाउसियन सरफेस। और गाउसियन सरफेस का मतलब ये होता है कि बंद सतह होती है। तीसरा होता है कि जो इनपुट होता है, इनपुट फ्लक्स होता है, अभी बात बताई थी आपको, इनपुट फ्लक्स को क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और आउटपुट फ्लक्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब रही बात, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ऐसा है कोई भी सरफेस है और इसके अंदर इसके बाहर चार्ज पड़ा है और यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है, तो इस पासिंग फ्लक्स पर इस Q का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ये याद रखना। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कोई यूनिफॉर्म कंडक्टर, अभी बताया मैंने, जो फाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाई आउटपुट और प्लस फाई इनपुट,
इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि जो फाई आउटपुट है वो इक्वल होगा किससे, फाई इनपुट के। तो इनपुट वाले को नेगेटिव लेते हैं, आउटपुट वाले पॉजिटिव लेते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रूल है। इसका देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अपने पास जो फ्लक्स होता है वो किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट ये है कि जो फ्लक्स होता है, पासिंग फ्लक्स होता है, वो कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी एरिया के या फिर जो भी कोई भी साइज या शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन चार्ज पर डिपेंड करता, बाहर किसी पे नहीं करता। ठीक है, तो कूलॉम नियम से गाउस नियम का सत्यापन ये कैसे होगा, अपने पास एक कोई सरफेस है और ये क्या कर रही है, यहां से एक स्मॉल एरिया ds है, और ये जो है ना, ये वाला यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है। सॉलिड एंगल का मतलब 3D के अंदर एंगल बन रहा है, और वो एंगल है वो d ओमेगा है। कितना है, d ओमेगा, और इसकी जो रेडियस है वो है r, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ o। अब क्या होगा, ये जो ds है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, और e होगा वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कितना ले लिया, थीटा ले लिया। अब देखिए, सिंस आपको गाउस इसमें कूलॉम नियम में क्या होता है, बाय कूलॉम्स लॉ फोर्स कितना होता है, एफ के क्यू, यहाँ पे चार्ज है ना वो कितना है, क्यू ले लो। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ से क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। तो ई इक्वल्स टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नोट होता है, या यूं को के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ये तो होता है ना। तो यहाँ पे के क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। के की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे रखी है, और यहाँ पे क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो किसकी वैल्यू यही है, ई की वैल्यू यही है। लेकिन यहाँ पे जो गाउस का लॉ है उसमें क्या कहता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा होता है। कितना होता है, ई डी एस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एस कोस थीटा हो जाएगा। सिंपल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, चार्ज है तो उसको मैंने बाहर ले लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, और अंदर कर दिया डी एस कोस थीटा कर दिया, सॉरी आर स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और कोस थीटा अपॉन में कितना कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सिंपल कहानी। तो यहाँ ये क्या चीज़ है, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो इसमें एक इसका स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है जो डी ओमेगा को शो करता है। तो सिंस सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल वो होता है डी ओमेगा इक्वल्स टू डी एस, या यूं को चेंज इन एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर, चेंज कितना हो रहा है, डी एस कोस थीटा, ये साथ में एकदम। तो यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल्स टू कितना कर दिया, डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हो। तो फाई इक्वल्स टू कितना आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी कर दी, डी ओमेगा कर दी साथ में। ठीक है, सिंस अगर ये डी ओमेगा चारों तरफ घूमेगा ना, इसकी पूरी वैल्यू लोगे, तो डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है। कितनी होती है, 4 पाई। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, Q/में एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपके गाउस का लॉ है। ठीक है, गाउस लॉ। तो आप क्या कह सकते हो, कूलॉम फोर्स से या कूलॉम लॉ से किसको शो कर दिया अपन ने, गाउस लॉ कर दिया। ठीक है।